नमस्कार। मैं राकेश। मैं अर्चना। मैं वृत्ति से शिक्षक हूँ, प्रवृत्ति से लेखक हूँ। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक हूँ और मैं एक अच्छा पति भी हूँ। इसीलिए हम दोनों आपके लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक प्रोग्राम लेकर के लगभग प्रतिदिन आते हैं। साथ में हम दोनों का साथ होता है और प्रोग्राम कुछ खास होता है। प्रोग्राम में हम गंभीर मुद्दों पर चर्चा करते हैं। पिछले दिनों हमने वीडियो में नियोजित शिक्षकों के दर्द को उठाया था और शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की ओर इशारा किया था। आज मैं उसी भ्रष्टाचार की जो कहानी है, कलंक कहानी जो शिक्षा विभाग में पल बढ़ रही है, उसी को मैं आज सिवान में नियोजित शिक्षकों की बर्खास्तगी के मसले के मद्देनज़र आपके समक्ष रखूंगा। सिवान में 83 शिक्षकों की बर्खास्तगी होती है और यह आदेश माननीय पटना उच्च न्यायालय के द्वारा दिया जाता है। उस 83 में 71 शिक्षक जो है ज्वाइनिंग प्राप्त कर लिए होते हैं, जबकि 12 को ज्वाइनिंग भी नहीं मिलती है, जबकि सारे शिक्षक जिला अपीलीय प्राधिकार से ज्वाइनिंग का आदेश प्राप्त कर चुके हैं। 71 की ज्वाइनिंग मिलना, उन्हें विद्यालय मिलना और वेतन लगातार 2020 से 2024 तक वेतन उठाया जाना, जबकि 12 ज्वाइनिंग की राह में टकटकी लगाकर बैठे। इस अंतर को आप महसूस कीजिए, समझिए। आपको नहीं लगता कि यह अंतर है? आखिर क्यों इस 71 उस 83 में से 71 शिक्षकों को नियुक्ति ज्वाइनिंग दी गई, जबकि 12 जो है ज्वाइनिंग की आस में टकटकी लगाए रह गए? तो जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, या और सारे नियोजित शिक्षक भी ये बात समझ रहे होंगे कि जो जैसा चढ़ावा चढ़ाया उसे उसके अनुसार पोस्टिंग मिली। जो चढ़ावा में कुछ कमी रह गई, जिनके चढ़ावे में या जो चूक हुई, उन्हें ज्वाइनिंग के लिए भटकना पड़ा। बिल्कुल यही बात रही होगी। और क्या अंतर रहा होगा कि जिला अपीलीय प्राधिकार से एक तरह का आदेश प्राप्त हुआ, सबके नियुक्ति का आदेश हुआ। इसके बावजूद जो है 71 को नियुक्ति मिली, ज्वाइनिंग मिली, और 12 वंचित रह गए। तो चढ़ावे की रकम या चढ़ावे की राशि में कोई कमी रह गई या साहब खुश नहीं हो पाए होंगे, कुछ ऐसा ही मसला रहा होगा और यही सच भी होगा। यह अलग बात है कि उन 83 के 83 शिक्षकों की जो नियुक्ति थी वह अवैध थी, जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने अंत में अपने आदेश में तय किया। मेरा यहाँ मकसद माननीय पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर सवाल उठाना नहीं है, बल्कि मैं न्यायालय के आदेश का सम्मान करता हूँ। मेरा मकसद और मेरा इंटरेस्ट सिर्फ बिहार में शिक्षा विभाग में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उस पे सवाल उठाना है, उसे जो है उजागर करना। तो फिर आपको इसमें यहाँ भ्रष्टाचार कहाँ दिख रहा है? अरे भ्रष्टाचार का ही तो मसला है। 83 लोगों ने एक साथ एक तरह का आदेश जो है जिला अपीलीय प्राधिकार से प्राप्त किया। 71 की नियुक्ति हुई, 12 नियुक्ति की आस जोहते रहे, बाट देखते रहे। तो चढ़ावा का ही तो मसला होगा, यह भ्रष्टाचार का ही तो मसला है। और यह शिक्षा विभाग में बिल्कुल जो भी उससे जुड़े हैं या जिनका भी पाला पड़ा है वे बखूबी समझते हैं कि बिहार का शिक्षा विभाग भ्रष्टाचार में किस कदर लिप्त है। अच्छा, तो शिक्षा विभाग में भी भ्रष्टाचार है? हमने तो सुना है कि बिहार में पुलिस विभाग में या सबके जुबान पे ये रहता है कि पुलिस विभाग भ्रष्ट होता है, पर अब शिक्षा विभाग भी इसके घेरे में आ चुका है। अरे शिक्षा विभाग तो इस कदर इस जद में है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकती अर्चना जी। अच्छा। अब मैं इसी सिलसिले में सिवान के एक भ्रष्ट शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी यानी डीओ जी के कलंक कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ। चूंकि मामला सिवान से जुड़ा है, सिवान में 83 नियोजित शिक्षकों को बर्खास्त किया गया है, इसीलिए मेरे दिमाग में यह बात आई कि भ्रष्टाचार की कहानी, एक जो भ्रष्ट शिक्षा अधिकारी हैं, जिला शिक्षा अधिकारी, उनके भ्रष्टाचार की कलंक कथा की कहानी जो सिवान में रहते हुए उन पे निगरानी ने दबिश दी थी, उस कहानी को आप तक लाएं।
बात 8 दिसंबर 2023 की है। सुबह कोई 9 बजे होंगे। जी निगरानी की टीम पटना से सीवान पहुंचती है। सीवान में उसका मकसद जिला शिक्षा पदाधिकारी मिथिलेश कुमार सिंह के ठिकानों पर दबिश देना। जी सीवान में जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी डीओ साहब के 2 ठिकाने हैं, एक आवासीय परिसर, दूसरा कार्यालय। आवासीय परिसर मिशन कंपाउंड में है, जबकि कार्यालय महादेव रोड में स्थित है। मामला पहले ही दर्ज हो चुका था निगरानी थाने में, केस नंबर 36। साहब के बारे में कहा जाता था कि शिक्षकों से इनका 36 का रिश्ता था, जबकि नगद नारायण और मुद्रा से इनका 63 का रिश्ता था। जी साहब बहुत ही दिलचस्प थे, क्योंकि माल आना चाहिए और माल को बटोरने की सिद्धहस्तता इनमें थी। निगरानी में शिकायत पहुंची थी। निगरानी ने इस आशंका की जांच की। आशंका सही पाई गई। निगरानी ने टीम बनाई और सीवान के दोनों ठिकानों पर, साहब के दोनों ठिकानों पर दबिश दी। इसके अलावे ठीक उसी समय डीओ साहब मिथिलेश कुमार सिंह के पटना आवास पर भी दबिश दी गई। यह दबिश निगरानी की थी। डीओ साहब के कार्यालय से लगभग 2.5 लाख रुपए नगद बरामद किए गए। जी अब सवाल उठता है कि डीओ साहब के कार्यालय में नगद 2.5 लाख रुपए आखिर कहां से आए, कैसे प्राप्त किए? किस स्रोत से 2.5 लाख रुपए उनके कार्यालय में पहुंच गए? दूसरी बात उठती है कि जब उनके आवासीय ठिकाने पे निगरानी ने दबिश दी तो वहां से लगभग 12 लाख रुपए प्राप्त हुए। कुल मिलाकर के 15 लाख रुपए के आसपास, आवाज से 12 लाख मिले। सीवान के दोनों ठिकानों से लगभग 15 लाख रुपए दबिश में प्राप्त हुए। जी मसला सिर्फ यहीं रुक जाता तो साहब भ्रष्ट की श्रेणी में नहीं आते, स्वयं को बचा ले जाते थे। हैं तो भ्रष्ट, लेकिन शायद वे बच जाते, क्योंकि जो पकड़ा जाए वो चोर, जो नहीं पकड़ा जाए वो साधु। निगरानी की टीम उसी समय पटना में भी उनके आवास पे छापे मार रही थी। पटना के आवास से साहब के भ्रष्टाचार के कई निशानी, कई सबूत मिले। नोएडा में 4 फ्लैट, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 फ्लैट नोएडा में। और आपको पता होगा कि नोएडा में किसी भी फ्लैट की कीमत 1 करोड़ से कम नहीं है, लगभग की स्थिति में मानो तो 4 फ्लैट इन्हें नोएडा में, 1 फ्लैट पटना में। पटना में भूखंड के 2 कागजात, यानी 2 बड़े बड़े भूखंड के स्वामी साहब पटना में भी थे। औरंगाबाद साहब का एक जमाने में लूट का कर्मस्थली रहा था, वहां क्यों नहीं होता? वहां भी अकुत संपत्ति, उस लूट की को वहीं निवेश किया था साहब ने औरंगाबाद में। और औरंगाबाद में साहब के 5 भूखंड के कागजात उनके आवासीय परिषद से मिले। 5 भूखंड, वह भूखंड कोई कट्ठा कुट्ठी में नहीं था, वह एकड़ में था। एकड़, 1 एकड़ 1 बीघा 12 कट्ठा। वेतन से तो इतना नहीं किया जा सकता। किसी भी हालात में किसी भी सरकारी अधिकारी के लिए संभव नहीं है कि वेतन से इतनी बड़ी संपत्ति खड़ा कर दे। जब ठिकानों की खबर लोगों के बीच आई तो लोगों के बीच में यह बात तैरने लगी कि साहब सीवान के डीओ हैं या धन कुबेर। सही बात है। इतनी सारी संपत्ति, इतना सारा धन, या तो धन कुबेर वाली स्थिति थी। निगरानी के दबिश में सोना, चांदी, जेवरात भी बरामद किए गए और किलो में बरामद किए गए। लोगों के मन में यह भी विचार आया कि मेम साहब के लूट में लाभ बड़ी ही ईमानदारी से प्राप्त करती थी। अगर वह बेईमान होती तो शायद सोना, चांदी, जेवरात किलो नहीं क्विंटल में होते। इस तरह से निगरानी के दबिश में साहब के यहाँ से करोड़ों की संपत्ति निकली, जो किसी भी सरकारी अधिकारी द्वारा वेतन की कमाई से जमा नहीं की जा सकती, कभी संभव ही नहीं।
अब बताइए कि जहां इस तरह के भ्रष्ट अधिकारी, और मुझे तो लगता है कि जो ये 88 जो 83 शिक्षक है, क्षमा कीजिएगा, जो 83 शिक्षक हैं उनके जिला अपीलीय प्राधिकार के आदेश के बाद जो नियुक्ति का मसला होगा, हमें तो लगता है इन्हीं के कार्यकाल का होगा, क्योंकि 2020 में आदेश प्राप्त हुआ और 2020 में ज्वाइनिंग, 23 में इनके यहाँ रेड पड़ा और उसी के आसपास इनका जो है ट्रांसफ़र सिवान में हुआ था। अब आप ही बताइए कि जिस विभाग में इतने भ्रष्ट अधिकारी हों, अकूत संपत्ति जमा करने में जो लगे हुए हों, वहाँ पर नियुक्तियों में पारदर्शिता की बात तो बेईमानी है, होनी भी चाहिए। बेईमानी से वह सिवा कुछ नहीं हो सकता। अब आपसे एक आग्रह है कि आप अपने कमेंट में यह जरूर बताइएगा कि शिक्षा विभाग के इस अधिकारी को अधिकारी कहा जाए या भ्रष्टाचारी कहा जाए।